नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों के साथ। गाजीपुर के दिलदार नगर के मिर्जा गांव में अधेड़ किसान की गला रेतकर हुई हत्या। धारदार हथियार से की गई हत्या। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। लखनऊ में चुनाव निकाय के दूसरे चरण के प्रचार प्रसार की तैयारी तेज। ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा को किया संबोधित। सपा पर बोला हमला, कहा धोखेबाज पार्टी है सपा। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र में मजदूरों से भरी लोडर अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज से जा गिरी, जिसमें 9 मजदूर गंभीर तौर पर हुए घायल। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। हाथरस के सासनी सरकारी स्कूल में छात्रों को शिक्षक ने बनाया मजदूर। इस चिलचिलाती गर्मी में छात्रों से उठवाई जा रही थी मिट्टी। सहारनपुर में मुन्नालाल गर्ल्स कॉलेज में गलत रिजल्ट घोषित करने से छात्राओं ने प्राचार्य का किया घेराव। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र छात्राओं को समझा बुझाकर प्राचार्य से कराई बात। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को मारी गोली। घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस घटना का पता लगाने के लिए सीसीटीवी खंगालने में जुटी। बस्ती के हरैया नगर पंचायत से सपा प्रत्याशी को मिली जान से मारने की धमकी। सपा प्रत्याशी ने डीएम और एसपी को पत्र देकर सुरक्षा की करी है मांग। योगी आदित्यनाथ ने बदायूं में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए किया प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील कर कहा, कमल है तो कल है। जालौन के माधवगढ़ थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। बारातियों से भरी बस को अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 5 की मौत, 17 गंभीर तौर पर हुए घायल। हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को बैठक कर दिए दिशा निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर किया ट्वीट। एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में उनकी कालजयी रचनाओं और विचारों का अतुलनीय योगदान है। बागपत में नगर निकाय चुनावों को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर। सीओ ने कस्बे में पैदल गश्त कर बोला, उपद्रवियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। सहारनपुर में मंडलायुक्त लोकेश एम ने स्मार्ट सिटी विकास कार्यों का किया निरीक्षण। कई योजनाओं को लेकर दी जानकारी। अलीगढ़ में सीएम योगी की सभा को लेकर तैयारियां पूरी। प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देती आई नजर। अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए मेयर समेत 18 निकाय प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांगे वोट। सहारनपुर में युवती ने अपने ही परिवार पर दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। शिकायत दर्ज करने युवती पहुंची एसएसपी दफ्तर। बाराबंकी में मिट्टी लादकर गोरखपुर जा रहे 2 डंपर में हुई भीषण टक्कर। टक्कर के बाद पीछे से घुसे डंपर के उड़े पर खदशे। कैबिन में फंसा ड्राइवर। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं आपको बता दें कि शाहजहांपुर के रामलीला मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नगर पालिका परिषद से नगर निगम बने शाहजहांपुर में पहली बार मेयर और पार्षदों के चुनाव में भाजपा के पक्ष में हवा बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री का ये दौरा जिले के सियासी तापमान को बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भाजपा प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 4 मई को हो चुकी है और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होने वाली है और नतीजे 13 मई को सामने आएंगे। इस समय हम मौजूद हैं खिरनी बाग रामलीला मैदान में, जहां पर 2:20 पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। हम आपको बता दें 2:20 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचेंगे। उसके बाद 2:25 पर शाहजहांपुर में खिरनी बाग स्थित
विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वापस पुलिस लाइन पहुंचेंगे और 3:45 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली के लिए रवाना हो जाएंगे और यहाँ पर सुरक्षा के अच्छे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। यदि हम बैठने की बात करें तो यहाँ पर करीब देखा जाए तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ये कुर्सियां दिखाएं। करीब 5000 कुर्सियां यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर कार्यकर्ता और जनता और नेतागण बैठेंगे। अब हम मंच की बात करें तो ये हम अपने कैमरामैन से कहेंगे योगी आदित्यनाथ इसी मंच से विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यह वही मंच है जहां पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद यहां पर मंच पर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा तमाम बड़े नेता और बड़े चेहरे इस मंच पर उपस्थित रहेंगे और यहां पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। और यहां पर हम आपको यह भी बताते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और माना यह जा रहा है यह जनसभा जनता में एक नया उत्साह पैदा कर देगी, क्योंकि शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद से नगर निगम पहली बार बना है और शायद यह पहली बार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव में शाहजहांपुर आने वाले हैं और जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर। तो बदायूं का रुख करेंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। उत्तर प्रदेश के युवाओं को देश के अंदर या दुनिया के अंदर नौकरी और रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके जनपद में, उनके कमिश्नरी में, उनके प्रदेश में ही नौकरी उनके लिए बड़ा फैलाए के स्वागत के लिए तैयार रहेगी। हमें अपने युवाओं को सचेत करना है और इसके लिए बहुजन की सरकार लगातार कार्य कर रही है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। सबसे पहले राज्य में दंगे हो गए थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा देता था। आज प्रदेश में दंगा नहीं, आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं। आपको भाइयों बहनों, लोग यही कहते हैं कि नो दंगा, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब है चलता। आज तो लोगों की दूसरी बात सुनी आ रही। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के व्यापारियों से रफ्तारी वसूली की जाती, गुंडे माफिया कहीं रफ्तारी वसूली करने लगता। आज बड़े नहीं, आज तो व्यापारी को व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा दिया गया है और प्रति व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले व्यापारी और समाज का सम्राट नागरिक भयभीत होकर के सड़कों में निकलता था, पता नहीं कब क्या हो गया। बेटियां और बहनें सड़कों में निकलने से डरती थी और भाग्य और अपराध सीमा ताक करके चल रहा था। सपा के बाद यही परिवर्तन आया है। क्या व्यापारी और समाज का सम्मान नागरिक बेटियां और बहनें आज सड़कों पर गौरव के साथ सिर उठा करके चल सकते हैं और माफिया और अपराधी सिर झुका करके है तो सिर झुका करके किसी प्रकार से जीना उसका हराम हो जाए। अपने जीने के लिए शक्ति दान करके जान की भीख मांग के लिए ये नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। हमने योजनाओं का लाभ सबको दिया, कोई भेदभाव नहीं किया, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न मत और मजहब के आधार पर। हमने तो सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। हमने तुष्टिकरण नहीं की, हमने समाज के सशक्तिकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और सशक्तिकरण किसी कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आज चर्चा हो। जब आपके विधायक महेश गुप्ता मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें तो पैसा चाहिए
से आप पहुंच जाएंगे, गंगा एक्सप्रेस वे बन जाएगी। और इसके भाइयों बहनों, विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। आज भाइयों को उत्तर निर्माण किया जाता, विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। नगरीय जीवन में बेहतर सुविधाएं हर नागरिक का अधिकार है। साफ सुथरी सड़कें हो, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो, स्मार्ट सड़कें दिखाई देनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट एक जैसी दिखाई देनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट जल्दी दिखाई देनी चाहिए। आय और निवास और जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन नगर निकायों के माध्यम से देते हुए दिखाई देनी चाहिए। ये सभी कार्य नगर निकायों के माध्यम से हो। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आज आपके पास आई है आपसे कहने के लिए। इसके लिए नगर निकाय का अच्छा बोर्ड गठित होना चाहिए और नगर निकाय के बोर्ड के गठन के लिए ही आज मैं आपसे अपील करने के बधाई चक्कर में आया हूं कि भाइयों बहनों, इस चुनाव के बाद ही सही हमें आपके बीच में इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर के आप तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। उन्होंने डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया है और तीसरे इंजन की मांग भी की है। तो वहीं दूसरी तरफ रामपुर में सपा नेता आजम खान ने स्वार विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे। आपको बता दें, आजम खान ने कहा कि आपके बीच पाया भी बहुत है और अपने बीच से खोया भी बहुत है। पाने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए कि कल के तानाशाहों के दौर भी देखे हैं। सपा नेता आजम खान ने पुराने दौर का जिक्र भी किया और भाजपा से सतर्क रहने को भी कहा है। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी प्रयागराज से दे रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उमेश पाल केस में विजय मिश्रा का नाम सामने आ चुका है। मुखबिरी करने का विजय मिश्रा पर आरोप लगा है। विजय ने अशरफ असद को दी थी जानकारी, कचहरी से निकलने की जानकारी दी थी। खान सौलत ने पुलिस के सामने ये बयान दिया है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। खान सौलत ने पुलिस के सामने कई राज उगले हैं। उनमें से ये कि विजय मिश्रा मुखबिरी कर रहे थे, सिर्फ वकीली नहीं कर रहे थे, मुखबिरी भी कर रहे थे। तो उमेश पाल हत्याकांड में एक नया एंगल सामने आया है। विजय मिश्रा का कनेक्शन निकला है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। प्रयागराज से आमिर हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। आमिर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, विजय मिश्रा को अभी तक हम वकील के तौर पर जान रहे थे, लेकिन सौलत ने जिस तरह की जानकारी साझा करी है, उस जानकारी के बाद विजय मिश्रा की भूमिका मुखबिर के तौर पर सामने आ रही है। जी, तुझे बता दें कि जिस तरह से 12 घंटे की रिमांड खान सौलत हनीफ की धूमनगंज पुलिस को मिली थी, जिसके बाद उनके घर से पिस्टल मिली थी और कई दस्तावेज भी मिले थे और खान सौलत हनीफ ने अपनी जो जानकारी साझा करी पुलिस के साथ, बयान दिया कि उसमें जब पहले दिन जब 21 तारीख को उमेश पाल कचहरी से निकले थे, जिस दिन भी उनके ऊपर हमला करने का प्लान था मगर वो सक्सेस नहीं हो पाया था, उस दिन भी उन्होंने फोन से जानकारी दी थी असद को कि यहाँ से उमेश पाल निकल चुके हैं। जब दूसरी बार भी ये जानकारी उमेश पाल की दी गई है तो वीडियो कॉल के जरिए, प्रेस ऐप के जरिए, तो उस समय भी विजय मिश्रा खान सौलत हनीफ के साथ मौजूद थे। तो ऐसे में दोनों की भूमिका इसमें मुखबिर के तौर पर अब देखी जा रही, क्योंकि पुलिस में जो धूमनगंज रेसों की तरफ से FIR दर्ज कराई गई है, उसमें तहरीर में साफ तौर से लिखा गया है कि खान सौलत हनीफ जब मुखबिरी कर रहे थे, यानी कि उमेश पाल के निकलने की सूचना दे रहे थे, उस समय विजय मिश्रा भी इनके साथ मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं दोनों की भूमिका इसमें पाई जाती है और ऐसे में कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर करते हुए शिकंजा भी कसा जा सकता है। बिल्कुल, शिकंजा कसा जा सकता है। और जो कार्रवाई हो सकती है आमिर इस दौरान, वो किन किन धाराओं के तहत हो सकती है? जी, इसमें कई अपहरण, हत्या और जैसे 120 भी जैसी कई गंभीर धाराओं के तहत इन पर कार्रवाई हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आमिर जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से विजय मिश्रा की जो भूमिका रही है वो शुरुआत से ही संदिग्ध रही और अचानक से
अतीक और अशरफ के वकील के बाद उनकी भूमिका मुखबिर के तौर पर सामने आती है, क्योंकि सौलत ने इस बात की जानकारी साझा करी है। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं। पीएफआई कनेक्शन को लेकर एटीएस की बड़ी छापेमार कार्रवाई हुई है। प्रदेश में एटीएस की 30 टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ में ऑपरेशन जारी है। वाराणसी, आजमगढ़ में भी ऑपरेशन जारी। पीएफआई एजेंटों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। उन जगहों का जिक्र, पीएफआई एजेंटों पर सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं। पीएफआई कनेक्शन को लेकर एटीएस बड़ी छापेमार कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में 30 से ज्यादा टीमें छापेमार कार्रवाई कर रही हैं। 50 से ज्यादा लोगों को इस दौरान हिरासत में भी लिया गया है। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है ये, पीएफआई एजेंटों पर सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय, एटीएस बड़ी कार्रवाई कर रही है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट? देखिए, पीएफआई को लेकर के एटीएस सक्रिय कि किसी का भी कनेक्शन अगर पीएफआई फंडिंग या पीएफआई से निकलता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, और यही वजह है कि 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमार कार्रवाई, 50 से ज्यादा लोगों को अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है। देखिए पूजा, देश में बैन हो चुकी पीएफआई संगठन के तमाम जो सक्रिय सदस्य हैं वो अभी भी अपना काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि जब इस समय पीएफआई को बैन किया गया था उसके पहले किस तरीके से आपने हाथरस में देखा क्या पीएफआई का कनेक्शन था, उसके बाद मेरठ में क्या किस तरीके से वहां पर जब बवाल हुआ किस तरीके से उनका कनेक्शन था, उसके बाद पीएफआई को बैन किया गया था कि लगातार वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे, उनकी एक भूमिका थी लगातार जिस तरीके से चल रही थी। उसके बाद आपने देखा तमाम सुरक्षा एजेंसियां पीएफआई के उन एजेंटों पर नजर रख रही थी कि उनकी क्या गतिविधियां हैं, किससे वो बात कर रहे हैं और उनकी योजनाएं क्या क्या किस तरीके से बना रहे हैं। तमाम कई बार तो पूरा अकाउंट सोशल मीडिया पर बना लिया, उस पे तमाम लोग जुड़े, इस पे इस तरीके से इनकी गतिविधियां रही हैं। इस बार जो जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से तमाम जो देश विरोधी गतिविधियों में तमाम एजेंट ये सक्रिय हो चुके थे। ऐसे में निकाय चुनाव चल रहा है, आगामी 2024 का चुनाव है, और खासकर जो त्योहार आने वाले हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां सतर्क थी। यूपी एटीएस भी इनकी लगातार निगरानी कर रही थी, और यही वजह हुई कि कल रात से अचानक कई उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खासकर लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद और वाराणसी समेत तमाम आजमगढ़ में भी तमाम जो पीएफआई के एजेंट सक्रिय थे उनको हिरासत में लिया गया, और फिर उनके बाद पूछताछ की गई तो तमाम जो चेन है पूरी किससे कौन से जुड़ा था सदस्य, क्या क्या उसमें योजनाएं बन रही थी, अगला निशाना क्या देश के विरोधी में था, ये सब तमाम चीजें जो निकल के आई उसको लगातार, यही वजह है कि लगातार छापेमारी चल रही उत्तर प्रदेश में, और जो गिरफ्तारी की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक बार फिर कहा जा सकता है कि पीएफआई को जो मंसूबे थे उनको यूपी एटीएस ने फिर से नाकाम कर दिया है, और वो लगातार जो सदस्य सक्रिय थे ये पूरा संगठन बैन होने के बाद भी मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगी। देखिए, अमूमन देखने को मिलता है कि ये जो पीएफआई एजेंट्स होते हैं एक तरह से स्लीपिंग सेल के तौर पर काम करते हैं, जो समय आने पर जागृत हो जाते हैं और इफेक्ट भी डालते हैं। ठीक है, हम एजेंट्स को पकड़ रहे हैं, 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन उन स्लीपिंग सेल्स का क्या जो अभी भी एटीएस की गिरफ्त से बहुत दूर हैं और जिनकी भूमिका भी हम लोकेट नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सवाल है कि लगातार यूपी एटीएस के साथ साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां जब पीएफआई को बैन किया गया था उस समय भी लगातार सक्रिय हुई थी, उसके बाद छापेमारी चली थी, इसके बाद भी अभी पिछले कुछ दिनों छापेमारी चली थी। लेकिन ये संगठन फिर से पैदा क्यों हो जाता है? कौन इसके पीछे है जो मास्टरमाइंड है? क्या सदस्यों को लगातार बढ़ाया जा रहा है, या फिर किस तरीके से इतने पाबंदी के बाद भी सक्रिय उत्तर प्रदेश में है? एक बड़ा सवाल है। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि जिस समय ये योजनाएं बना रहे थे, अब जिस तरीके से करीब 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं,
इनकी चैन कहां से है, और फिर मुख्य जो माफिया है जो पूरे रैकेट को चला रहा है, पूरे संगठन को चला, जांच का विषय है। लेकिन इस छापेमारी के बाद बहुत कुछ निकल के आएगा पूजा की क्या इनकी योजनाएं थी और कितने लोग सक्रिय हैं, शायद एटीएस उन तक भी पहुंच सकती है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी है अनूप कि जिस तरीके से यूपी के अंदर पीएफआई की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है और एक तरीके का नेटवर्क डेवलप हो गया, उसको ब्रेक डाउन करना गवर्नमेंट के लिए चैलेंज भी है, प्रशासन के लिए चैलेंज भी है और उस पर जीत हासिल करना जरूरत भी है। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो देखिए अनूप हमारे साथ में जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 50 से ज्यादा अभी इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी है। लेकिन समझिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पीएफआई का जो नेटवर्क है वो नासूर बनता जा रहा है, उस पर हैमर मारना यानी कि हथौड़ा मारना एटीएस के लिए एक बड़ा टास्क है और वो टास्क एटीएस पूरी शिद्दत के साथ फुलफिल करने की कोशिश कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशाल मैराथन थैंक यू मोदी जी फॉर G20 में हिस्सा लिया है। विशाल मैराथन थैंक यू मोदी जी फॉर G20 में तमाम युवाओं ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम का आगाज किया और साथ में उन्होंने कहा कि प्रदेश में G20 कार्यक्रम आयोजित होने पर मैराथन कार्यक्रम में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है, दौड़ लगा रहे और मोदी जी का धन्यवाद भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिल सकी है। G20 समिट आयोजित होने पर आज थैंक यू मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसमें हजार प्रतिभागियों ने मैराथन में भाग ले रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी के कारण से सबसे पहले तो हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हम है आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।